सॉफ्टवेयर क्वालिटी और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस। तो यहां आप जो देख रहे हैं, हर एक प्रोसेस जो QA या क्वालिटी एश्योरेंस में होता है, हर एक प्रोसेस इस चक्र से चलता है। PDCA, आपको क्या याद रखना है? PDCA, प्लान, डू, चेक, एक्ट। ये एक साइकिल है जिसको हम डेमिंग साइकिल भी कहते हैं। क्या क्या फेज हुए इसमें? सबसे पहला होता है प्लानिंग। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, पहले वो प्लान करेगा कि भाई हमारे जो प्रोसेसेस है उसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या तरीके, क्या ऑपरेशन, क्या मेथड्स हम अप्लाई करेंगे ताकि हमको एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। बेसिकली हर चीज जो हो रही है वो अच्छे क्वालिटी, गुणवत्ता के प्रोडक्ट के लिए हो रही है। तो क्वालिटी एश्योरेंस ये इंश्योर करना है कि प्लानिंग इस तरीके से की जाए कि क्वालिटी अच्छी हो प्रोडक्ट की। ये प्लान हो गया। उसके बाद डू पे आते हैं। डू का मतलब ये है कि यहां पर हमको प्रोसेस का डेवलपमेंट करना है और फिर प्रोसेस की टेस्टिंग करनी है। और अगर प्रोसेसेस में कोई परिवर्तन आता है, चेंज करना है, वो भी यहीं पे होगा। तो क्वालिटी एश्योरेंस ये भी इंश्योर करता है कि जो प्रोसेसेस हैं, जब भी हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इस डेवलपमेंट के साइकिल के तहत, इस डेवलपमेंट के प्रोसेस के तहत हम क्वालिटी जरूर मेंटेन रखें, गुणवत्ता जरूर मेंटेन रखें। ये हो गया। उसके बाद हम चेक पे आते हैं। यहां पर क्या होता है कि जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे डेवलपमेंट के प्रोसेस हो, बाकी प्रोसेस हो, उनको मॉनिटर किया जाता है, उनकी निगरानी की जाती है। अगर उनको मॉडिफिकेशन करना पड़े, चेंज करना पड़े, वो किया जाता है। और ये देखना है कि भाई अगर आप चेकिंग करनी है कि हमने जो गोल डिसाइड किए थे क्वालिटी एश्योरेंस में, वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हुए। तो क्वालिटी एश्योरेंस का, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं आपको, उसका काम यही है कि जो प्रोसेस को इस तरीके से चेक किया जाए कि कोई भी एरर ना हो, कोई भी डिफेक्ट ना हो, कोई भी एरर मिस ना किया जाए। चेकिंग का मतलब यही होता है। एक्ट का मतलब क्या है? अब जो क्वालिटी एश्योरेंस कहें या क्वालिटी एश्योरेंस के जो लोग हैं या टेस्टर कहें, ये पूरी कोशिश करते हैं कि जो प्रोसेसेस हमने अपना अप्लाई किए उसको हम इंप्रूव करें, उसको आगे बढ़ाएं। यहां पर इतने स्टेप करने के बाद हमें ये लगा या ये गारंटी हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे प्रोसीजर्स अब पूरे फॉलो किए हैं और ये देखा है कि हर बार क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसको बढ़ाया जाए। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग। तो इसका वन बाय वन देखते हैं डिफरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग। देखिए, क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो शुरुआत से शुरू कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही प्रोजेक्ट का, प्रोडक्ट का इंसेप्शन हो, उसी फेज में आप इसको शुरू करिए। आप ये कह सकते हैं कि पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इसको आप चला सकते हैं, इसको आप इसका सबसेट भी कह सकते हैं। जबकि टेस्टिंग जो है, देखिएगा आप, टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आती है और टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल दोनों क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर में आते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल ये इसका पार्ट है। यानी कि अगर मैं एक बड़ा सेट बना दूं क्वालिटी एश्योरेंस, तो क्वालिटी कंट्रोल इसका एक पार्ट है। जो क्वालिटी एश्योरेंस है बेसिकली वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। यानी जो भी प्रोसेस किए जा रहे हैं उसमें क्वालिटी PDA साइकिल के तहत चेक की जाए, देखी जाए, मॉनिटर की जाए। ये जो होता है ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसमें हम रिव्यू करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ये सारी चीजें इसमें हमको टेस्टिंग में करनी होती है। बेसिकली जब प्रोडक्ट बन जाता है तो फाइनली उसका हमको टेस्ट करना होता है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो इसमें हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये सब टेस्टिंग हम करेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस एक प्रिवेंटिव तरीका है। इसका मतलब हम क्वालिटी इसीलिए चेक डालने की कोशिश करते हैं, प्रोसेसेस को क्वालिटी इंप्रूव इसीलिए करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी डिफेक्ट आने से पहले ही उस पर ध्यान दे दिया जाए, डिफेक्ट आए ही ना। टेस्टिंग में ये करेक्टिव नेचर का होता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर कोड लिख दिया, अब हम इसमें टेस्ट कर रहे हैं कि कोई डिफेक्ट है, कोई बग है या कोई प्रॉब्लम है। जो क्वालिटी एश्योरेंस है, जैसे मैंने बताया, ये प्रिवेंटिव है, तो डिफेक्ट को रोकने के लिए किया जाता है। और टेस्टिंग
एरर को, प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए और फिर उनको फिक्स करने के लिए। इसके बाद आता है डिबगिंग। डिबगिंग का काम ही यही होता है कि एरर को ठीक करना। क्वालिटी एश्योरेंस का मेन जो थ्रस्ट है वो प्रोसेसेस पे है, जो भी काम करने का तरीका है, जो आपने विधि अपनाई है और जो प्रोसीजर है, मतलब जो आपको स्टेप अंडरलाइन गाइडलाइन स्टैंडर्ड या जो भी आप नियम फॉलो करते हैं वो टीम फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। टेस्टिंग जबकि आपको ये बताती है कि जो भी स्पेसिफिकेशन आपने बनाए हैं, एसआरएस बनाए हैं, जो भी डिजाइन बनाए हैं, उसके हिसाब से चीजें आपने बनाई है कि नहीं बनाई है। मैंने आपको यही बताया कि ये प्रोसेसेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है जब ये फाइनली प्रोडक्ट पे ध्यान देता है। एक और चीज है, ये प्रोएक्टिव है। हमने ये तो बात कर लिया, ये प्रिवेंटिव है, ये प्रोएक्टिव भी है। प्रोएक्टिव का मतलब ही ये होता है आग लगने से पहले आग का आप पूरा तैयारी कर लें कि आग लगे ही ना। यहां पर क्या है, तो होता है कि मान लीजिए आग लग गई है, उसको बुझाना है। एक रिएक्टिव अप्रोच कह सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए लागू होती है, जबकि टेस्टिंग होती है किसी एक प्रोडक्ट के लिए, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है या कोई वर्क प्रोडक्ट है। आप किसी डिजाइन डॉक्यूमेंट का अगर टेस्टिंग कर रहे हैं या उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कोड वॉक थ्रू कर रहे हैं या फिर बाकी चीजें कर रहे हैं, वो सारी वर्क प्रोडक्ट के लिए, या आप ये कहें कि ज्यादा से ज्यादा एक प्रोडक्ट के लिए होगी जो एक टेस्टिंग टीम के अंदर में है। डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट प्लान एंड टेस्ट स्ट्रेटेजी। देखिए, टेस्ट स्ट्रेटेजी एक बड़ा सेट है और टेस्ट प्लान उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका है। टेस्ट स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने का तरीका टेस्ट प्लान है। तो टेस्ट प्लान और टेस्ट स्ट्रेटेजी में अंतर देखते हैं। पहले टेस्ट स्ट्रेटेजी में आपको बताता हूं। ये उस तरीके के नियम है, रूल्स है, कानून है, स्टैंडर्ड है जो आपने डिस्क्राइब किए हैं, बनाए हैं, ताकि हम टेस्ट कैसे करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या हमारा तरीका रहेगा। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन या उस पूरे प्रोडक्ट के लिए, उस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि वो शुरुआत से इंसेप्शन फेज से लेकर आपके डिप्लॉयमेंट तक जो पूरी एसडीएलसी है उसमें हमें किस तरीके से टेस्ट करना है, ये स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। जो टेस्ट प्लान है वो एक डॉक्यूमेंट है। जैसे मान लीजिए टेस्ट प्लान में आप कैसे टेस्ट करेंगे, तो इसमें आपका स्कोप होगा, क्या काम करना है, पर्पस होगा, अप्रोच क्या होगी और क्या करना है, क्योंकि टेस्ट प्लान के अंडर आपके टेस्ट केसेस आएंगे। ओके, तो टेस्ट स्ट्रेटेजी में आपका गोल, ऑब्जेक्टिव, मतलब ब्रॉड व्यू है, ये एब्स्ट्रैक्ट, ये हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन में है। आपके क्या फॉर्मेट होंगे, आपको बाकायदा फॉर्मेट दिया जाएगा कि देखिए जितने भी टेस्ट प्लान बनेंगे कुछ इस तरीके से बनेंगे। टेस्ट की तरीके क्या क्या होंगे, आपको ब्लैक बॉक्स करना है, व्हाइट बॉक्स करना है, क्या हो सकता है, आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी हो, ये सब इसमें बताया जाए। टेस्ट को रिपोर्ट कैसे करना है और क्लाइंट से बताना कैसे है, इसकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी की बात हो रही है। टेस्ट प्लान में क्या होता है कि आप टेस्ट प्लान में बाकायदा एक टेस्ट केसेस लिखते हैं। हर एक टेस्ट प्लान में आप टेस्ट केसेस बताएंगे कि ये इसकी आईडी है, ये रिक्वायरमेंट की आईडी है, कौन से फीचर टेस्ट करने हैं, टेस्ट के प्रोसीजर क्या होंगे, टेस्टिंग का काम क्या होगा, क्या क्या आप करेंगे और कौन सा फेल और पास क्राइटेरिया है, टेस्ट के डिलीवरेबल्स क्या होंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन कब क्या टेस्ट करे। ये टेस्ट प्लान हो गया। टेस्ट स्ट्रेटेजी ये एक जेनेरिक अप्रोच है कि भाई इस तरीके से होना है, कैसे होना है वो टेस्ट प्लान में इंप्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि टेस्ट प्लान बनेगा कैसे, ये बेसिकली स्पेसिफिकेशन है कि टेस्टिंग प्रोसेस किया कैसे जाएगा, ये आपके टेस्ट प्लान में डिफाइन होता है। अब इसका एक एक करके अंतर देखते हैं। देखिए, जो टेस्ट मैनेजर है, मैं आपको टेस्ट प्लान यहां बता रहा हूं, टेस्ट स्ट्रेटेजी यहां बता रहा हूं, तो टेस्ट स्ट्रेटेजी से पहले शुरू करते हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो तय करता है, या फिर जो सीनियर अथॉरिटी है सॉफ्टवेयर टीम का, कि टेस्ट स्ट्रेटेजी कैसे होगी। वो ये बताएगा क्या आपको अप्रोच अपनाना है और कौन सा मॉड्यूल टेस्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। यहां पर क्या होगा कि वो टेस्टिंग मैनेजर, या कहें कि जो टेस्ट आपके लीड है, प्रोग्राम लीड है, वो आपको बता देंगे कि टेस्टिंग प्लान कैसे होगा और क्या टेस्ट करना है, कब टेस्ट करना है, कौन टेस्ट करेगा और किस तरीके से टेस्ट होगा। ओके, टेस्ट स्ट्रेटेजी में अब देखिए, एक बार आपने बना दिया, उसको ऑल्टर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रॉड व्यू में आप बता रहे हैं, है ना। और जो आप टेस्ट प्लान के अंतर्गत बात करते हैं
कि एक बार आपने टेस्ट प्लान बना लिया, टेस्ट केसेस बना लिए, कुछ आप हटा भी सकते हैं, कुछ जोड़ भी सकते हैं। जो टेस्ट स्ट्रेटेजी है ये लॉन्ग टर्म अप्रोच है, पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ये चलेगी, या फिर कोई प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये पूरा एक ब्रॉड व्यू है, और यहां पर क्या होता है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि ये यहां पर दिक्कत हो सकती है, इसकी डिपेंडेंसीज क्या है, वहां पर हम टेस्ट प्लानिंग करते हैं, उसका टेस्ट का प्लान करते हैं कि इसके लिए ये करना होगा। जो टेस्ट स्ट्रेटेजी है, अगर आप देखेंगे कि अगर छोटे प्रोजेक्ट है तो टेस्ट प्लान से ही काम चल जाता है, बड़ी आपको टेस्ट स्ट्रेटेजी डिजाइन नहीं करनी पड़ती है, और टेस्ट प्लान तो खैर इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते ही करते हैं। ये जो टेस्ट प्लान है वो प्रोजेक्ट लेवल पे होता है, जबकि ये जो टेस्ट स्ट्रेटेजी है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगी, और उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, वो अपने अपने प्लान बनाएंगे, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड या फिर उसका जो खाका है वो टेस्ट स्ट्रेटेजी में तैयार होगा। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। तो जो गुणवत्ता आश्वासन है उसमें किस तरीके के डॉक्यूमेंट आप रेफर करते हैं, बनाते हैं, बनते हैं, वो सबकी बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं तो एसआरएस, इसमें सारी रिक्वायरमेंट होती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, तो सारी फंक्शनैलिटी यहां पर होती है। इसी को हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये कैसे बनाते हैं आप? ये डेवलपर होता है और साथ में आपके टेस्टर होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर टीम और जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आप लोग दोनों मिलके बनाते हैं इसको। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसमें है टेस्ट मेट्रिक। अब टेस्ट मेट्रिक का मतलब यह है कि हमको टेस्टिंग को टेस्ट भी करना है, इसकी मेट्रिक कि भाई हमने जो टेस्ट, जो हम क्वांटिटी तो निकालेंगे कि भाई अगर हम टेस्टिंग प्रोसेस कोई कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी खुद की क्वालिटी कैसी है और कितनी इसकी इफेक्टिवनेस है, क्या हम इसको लगाएंगे तो कुछ फायदा होगा, तो नंबर इसमें आते हैं। टेस्ट प्लान, टेस्ट प्लान जैसे मैंने बताया टेस्ट स्ट्रेटेजी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनती है। हर एक प्रोजेक्ट के लिए टेस्ट प्लान बनता है कि एक एप्लीकेशन या एक प्रोडक्ट को आप कैसे टेस्ट करेंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज इसमें लगने हैं, मतलब कौन कौन से आदमी करेंगे, कब करेंगे, कौन से एनवायरनमेंट में करेंगे, टेस्ट एनवायरनमेंट भी, टेस्ट बेड भी बनाना पड़ेगा, और कौन सी टेस्टिंग करनी है, कब क्या होगा, शेड्यूल बनाना होगा इसका, तो वो सारा टेस्ट प्लान में आता है। टेस्ट केसेस, अब टेस्ट प्लान में आप ये बताते हैं कब कौन क्या करेगा, लेकिन अब आपको हर एक रिक्वायरमेंट या ये कहें हर एक यूज केस की टेस्टिंग करनी होती है। तो आप ये देखते हैं कि जो भी फंक्शनैलिटी मांगी गई है एसआरएस में या रिक्वायरमेंट में, वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम टेस्ट केसेस लिखते हैं। टेस्ट केसेस, हर एक टेस्ट केस में हम कोशिश करते हैं कि सारे लॉजिकल, सारे फंक्शनल, जो भी एरर आ सकती है और तमाम तरीके की चीजें हम इसमें, जैसे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हो गई, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, आपकी तमाम तरीके की चीजें इसमें आती, बेसिस, पाथ टेस्टिंग, वो सब हम इसमें जोड़ते हैं। फिर आता है ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स। अब आप देखिए अलग अलग डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, अलग अलग वर्क प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, फिर आपका डिजाइन डॉक्यूमेंट बनता है, फिर आप कोड लिखते हैं, फिर आप उसका टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग आपने डिजाइन डॉक्यूमेंट के तहत की है कि नहीं की है, या टेस्टिंग हर एक रिक्वायरमेंट के तहत की है कि नहीं की है, इसी को हम ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक कहते हैं। बेसिकली हर चीज जो होती है वो रिक्वायरमेंट से रिलेट होनी चाहिए। तो यहां पर एक आपका एक समझ लीजिए टेबल बनता है, यहां पर रिक्वायरमेंट रहती है और हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं। और कई बार जो होता है ये टेस्टिंग जो होता है डिजाइन से भी रिलेट करते हैं, और डिजाइन को हम एसआरएस से रिलेट करते हैं। इन सभी को हम ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स में लाते हैं। ट्रेसिबिलिटी का मतलब यह है कि बैक ट्रैक करके आप ट्रेस तो कर पाओ कि भाई सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। टेस्ट सिनेरियो, अब टेस्ट सिनेरियो का मतलब क्या है? अब आपने टेस्ट केसेस बना दी, अब क्या होता है कि आप टेस्ट केसेस का कॉम्बिनेशन लेंगे कि भाई यहां पर हमको क्या करना है, नेगेटिव टेस्टिंग करनी है, पॉजिटिव टेस्टिंग करनी है, रिग्रेशन टेस्टिंग करनी होगी तो इस टेस्ट केसेस में एक पार्ट ले लेंगे। इस तरीके का हम टेस्ट सिनेरियो भी इसमें आता है आपके सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में। What do you mean by build and release in the context of quality assurance? Differentiate between them. Build, release, कोड है, कोड को पहले आप बिल्ड करते हैं और उसको फिर रिलीज करते हैं। तो यहां पर बिल्ड के साथ आप कॉन्फ़िग जोड़ रहे हैं, है ना, कॉन्फ़िगरेशन।
देखिए इसमें अंतर समझिए। बिल्ड आपका सॉफ्टवेयर या है एप्लीकेशन है जो टेस्टिंग के लिए तैयार है। डेवलपर ये सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, अब ये दे देते हैं टेस्टर को, राइट। इसका मतलब ये है कि अब इसकी टेस्टिंग होनी है। तो हो सकता है कि डेवलपर पूरे प्रोग्राम को ले ले, या हो सकता है किसी एक पार्ट को चेक करे। तो बेसिकली क्या होता है, प्रोग्राम इसमें अगर नई फंक्शनैलिटी आपने जोड़ी है तो इसको आप बिल्ड बनाते हैं, बिल्ड कहते हैं, और फिर ये टेस्टिंग के लिए जाता है। रिलीज का क्या मतलब है, देखिए एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसके साथ बिल्ड के साथ जुड़ती है तब ये रिलीज होता है। अब रिलीज का मतलब क्या है, आपने डेवलपमेंट कर लिया, टेस्टिंग कर लिया, डेवलपमेंट यहां हो गया, फिर टेस्टिंग हो गई इसकी, अब आपका रिलीज करना है। अब ये फाइनलाइज पूरा फाइनल एप्लीकेशन हो गया। तो अब टेस्टिंग टीम ये वेरीफाई करती है इस प्रोग्राम को और फिर इसको यूजर को देती है कि यूजर इसको टेस्ट कर सके। हो सकता है कि एक सिंगल रिलीज में इसके पीछे बहुत सारे बिल्ड्स हो, ओके। इसका मतलब यह है कि कस्टमर को हम दे सकें जब डेवलपमेंट चल रहा हो या टेस्टिंग चल रही हो, और उसके बाद रिलीज जो इन बिल्ड पे बनता है हो सके, क्योंकि मैंने ये कहा ना कि बिल्ड बहुत सारे हो सकते हैं, रिलीज लेकिन आप एक ही करते हैं जो आप यूजर को देते हैं। तो अंतर इसमें और समझते हैं। बिल्ड का मतलब ये है कि वो वर्जन या वो एप्लीकेशन का आप कहे स्टेटस, या जब आप बना लेते हैं वो पॉइंट जब आप एज अ डेवलपर इसको टेस्टिंग टीम को देते हैं, ओके। रिलीज का मतलब ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर जो टेस्ट हो चुका है वो एंड यूजर को दिया जाता है। तो बिल्ड वर्जन जो बनाते हैं वो टेस्टिंग के लिए जाएगा, और जैसे मैंने कहा कि सैनिटी टेस्टिंग इसकी की जाती है। सैनिटी टेस्टिंग का मतलब ये होता है, ये पूरी तरीके, ये जैसे अगर आप स्मोक टेस्टिंग समझे तो वो बॉडी का हेल्थ चेकअप होता है। सैनिटी टेस्टिंग मतलब बॉडी का कोई एक ऑर्गन को चेक किया जाता है कि इसको हम देखें बिल्ड वर्जन में। तो थोड़ा सा ये डीप होती है, और जैसे अब स्मोक टेस्टिंग वो शैलो होती है, ये तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पे ज्यादा टेस्टिंग किया जाता है। रिलीज वर्जन, अब इसकी टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, अब तो इसको देने वाले हो आप। बिल्ड वर्जन बार बार बनते हैं, मल्टीपल बिल्ड्स हो सकते हैं, और रिलीज वर्जन वो एक बार आप रिलीज कर दिया, हो सकता है उसके बाद दोबारा रिलीज करें, लेकिन वो मल्टीपल बिल्ड्स की तरह नहीं होगी। रिलीज एक दो हो सकते हैं, बिल्ड तो टेस्टिंग के पहले होता है, तो कितने भी बिल्ड्स बना सकते हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट बग लीक एंड बग रिलीज। देखिए बग दोनों का मतलब यही है कि आपकी सॉफ्टवेयर में कोई डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ठीक है जी। तो बग लीकेज और बग रिलीज। अब मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर यूजर को दिया, उसने एक बग निकाला, ये बग निकाला, ठीक है, जो पहले बिल्ड या वर्जन में आ जाना चाहिए था या पकड़ लिया जाना चाहिए था, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं बग लीकेज। बग लीकिंग का मतलब क्या है कि जब हम टेस्टिंग करते हैं तब टेस्टर तो इससे पकड़ नहीं पाया, और उसको ये टेस्टर तो नहीं पकड़ पाया, इसको एंड यूजर पकड़ पा रहा है, इसको बग लीकेज कहते हैं, क्योंकि वो लीक हो गया और वहां पहुंच गया, ठीक है जी। अब बग रिलीज का मतलब क्या होता है, देखिए जब हम एक सॉफ्टवेयर रिलीज करते हैं और इसका हमें पता है कि इसमें ये बग्स हैं, ये डिफेक्ट्स हमें पता है, तो इसको हम कहते हैं बग रिलीज, ओके। क्योंकि हमें पता है कि ये जो बग्स है, ये प्रॉब्लम है, थोड़ी सी लो सिवियरिटी की है या प्रायोरिटी इसकी कम है। अब हो सकता है कि उसको ठीक करना या उस टाइम है या कॉस्ट है, उस हिसाब से वो उतना फिजिबल नहीं हो पा रहा है, तो उसको बग्स के साथ ही हम रिलीज कर देते हैं, इसको हम बग रिलीज कहते हैं। इसमें दो चीज आएगी जो हम अभी डिस्कस करेंगे, डिफेक्ट रिजेक्शन रेशियो और डिफेक्ट लीकेज रेशियो। तो डिफेक्ट, क्योंकि लीकेज की बात हम कर रहे हैं, जितने आपने बग मिस कर दिए, कितने इसमें बग हैं टोटल, उनसे डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। डिफेक्ट रिजेक्शन रेशियो भी देख लेते हैं, जितने डिफेक्ट्स आपने रिजेक्ट कर दिए, ये मिस्ड हो गए या आपने खुद रिजेक्ट किए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इनटू 100, ये डिफेक्ट रिजेक्शन रेशियो होता है। What do you understand about traceability metrics in the context of quality assurance? पहले आप देखिए, जब भी आप सॉफ्टवेयर का इंसेप्शन करते हैं तो आप रिक्वायरमेंट की बात शुरू करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग शुरू करते हैं।
रिक्वायरमेंट आपकी एनालिसिस करते हैं, फिर आपका फाइनली एसआरएस बन जाता है, जिसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कह रहे हैं। अब इसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, हो सकता है आप उसको यूज केस के तहत समझा दें, यूज केस की तरह बना दें। हर एक रिक्वायरमेंट के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है जी। जैसे टेस्ट 01 है, यहां पर मान लीजिए टेस्ट 3 है, तो रिक्वायरमेंट 1 के लिए ये टेस्ट किया जाएगा, ये टेस्ट किया जाएगा, रिक्वायरमेंट 2 के लिए ये टेस्ट किया जाएगा, ये टेस्ट किया जाएगा। तो हर एक रिक्वायरमेंट हर जो एक टेस्ट है वो ट्रेस होता है किसी रिक्वायरमेंट से, किसी जरूरत से। यही तो इसकी बेसिकली आप ये कहें कि इसको यूजर यानी जो स्टेक होल्डर्स है और साथ में डेवलपर या सॉफ्टवेयर टीम दोनों मिलकर बनाती है, दोनों साइन करते हैं। तो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी ये होती है कि हर चीज जो आप कर रहे हैं ऐसी मैट्रिक्स जिससे आप इसको ट्रेस कर सके, बैक ट्रैक कर सके। तो रिक्वायरमेंट ये नॉर्मली एसआरएस का पार्ट होता है, लेकिन अलग से भी इसको बनाया जाता है। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स एक आपका डॉक्यूमेंट है जो दो अलग अलग बेसलाइन डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करता है। जैसे आपने एसआरएस बनाया, यहां पर आपके डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाया आपने, तो डिजाइन डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया होगा वो हर एक रिक्वायरमेंट के लिए तो बनाया होगा। तो हर एक रिक्वायरमेंट, हर एक डिजाइन का जो आपने बनाया है फैक्टर, वो किस रिक्वायरमेंट से मैच करता है, किस रिक्वायरमेंट के कारण निकला है, ताकि आप बैक ट्रैक, जैसे टेस्ट किया, टेस्ट डिजाइन से, डिजाइन का एसआरएस से, इस तरीके की बैक ट्रैकिंग होती है ना। फाइनली ये होता है कि सारे का सारा जो आधार है वो रिक्वायरमेंट है। तो 3 मेजर कंपोनेंट है ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के। एक आपका फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी है, एक बैकवर्ड या रिवर्स ट्रेसेबिलिटी है, और एक बाई डायरेक्शनल ट्रेसेबिलिटी। अब फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी का मतलब यह है कि क्या आपका जो प्रोजेक्ट है वो सही तरीके से चल रहा है, करेक्ट प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा है, यानी कि हर एक स्पेसिफिकेशन या हर एक यूजर रिक्वायरमेंट वो क्या प्रोडक्ट में बन रही है, और क्या हर एक स्पेसिफिकेशन या ये जो आपका आप यहां पर जो जिस भी स्टेप पे हो उसको आपने पूरी तरीके से टेस्ट कर लिया है। तो मान लीजिए यहां पर आप टेस्ट केसेस बनाए और यहां पर आपका स्पेसिफिकेशन है, हर एक स्पेसिफिकेशन, हर एक टेस्ट केस के साथ आप इस तरीके से फॉरवर्ड ट्रेसिंग करेंगे। इसीलिए ये आपका जो डायग्राम है ये फॉरवर्ड ट्रेसिंग बता रहा है। बैकवर्ड या रिवर्स ट्रेसिंग इसका उल्टा है, ठीक है। ये हम कब करते हैं, जब प्रोडक्ट अभी तक चल रहा है, जो हम काम कर रहे हैं वो चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम ज्यादा कोड नहीं जोड़ रहे हैं, कोई डिजाइन फीचर टेस्टिंग या बाकी चीजें नहीं कर रहे हैं इस रिक्वायरमेंट में। बस ये है कि इस टेस्ट केस को किस रिक्वायरमेंट के साथ मैच करें, तो बैकवर्ड जाते हैं हम यहाँ पर, रिवर्स ट्रेसेबिलिटी कहते हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को मिला दीजिए, यानी इस रिक्वायरमेंट के लिए ये टेस्ट केसेस है और इस टेस्ट केस के लिए ये रिक्वायरमेंट है। खासतौर पे जब कोई डिफेक्ट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है उसमें ये ज्यादा काम आता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट डिफेक्ट लीकेज रेशियो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस? देखिए, 2 चीजें इसमें आती है, एक डिफेक्ट लीकेज और एक बग रिलीज, राइट। तो डिफेक्ट लीकेज एक मेट्रिक है या नंबर है, ये क्वालिटी एश्योरेंस के तहत आता है, क्योंकि हमको क्वालिटी एश्योरेंस में बग्स, मेन चीज तो यही है कि क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस बग्स के लिए है। जितना डिफेक्ट होगा उस प्रोडक्ट में उतनी उसकी कम क्वालिटी होगी, है ना। तो इसका मतलब ये है, इसका यहां पर देखिएगा, कितने आपने डिफेक्ट छोड़ दिए या मिस कर गए आप, ठीक। ये लीकेज, डिफेक्ट का लीकेज का मतलब यही होता है कि आपसे मिस हो गए, आपने इसको जाने दिया, आप पकड़ नहीं पाए इसको, है? तो इसमें यह होता है कि कितने लीकेज आप, जैसे मान लीजिए 10 बग्स थे, अब आप एज अ टेस्टर आप केवल 8 पकड़ पाए, तो 2 तो चले गए ना रिलीज में। तो कितने डिफेक्ट्स आपने मिस किए, 2 मिस किए, टोटल कितने डिफेक्ट्स हैं, मान लीजिए 10 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। इसी को हम कहते हैं, ये मेट्रिक हो गया एक, इसी को हम कहते हैं डिफेक्ट लीकेज रेशियो। What do you mean by monkey testing in the context of quality assurance? तो मंकी टेस्टिंग क्या होती है? मंकी, ये माना जाता है कि मंकी को अगर कोई चीज दे दी जाए तो वो उसे देखता है, समझता है, अपने हिसाब से जो उसकी मर्जी आती है वो करता है। तो मंकी टेस्टिंग जो है, वो पहली बात यह है कि वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, यानी कि आपको केवल बाहर का पता होना चाहिए, अंदर सिस्टम में क्या है, सॉफ्टवेयर में क्या है, उसकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या है कि एक मंकी की तरह, एक बंदर की तरह
आप रैंडम इनपुट देंगे, कुछ भी इनपुट देंगे, आपको केवल ये देखना है कि सिस्टम का जो बिहेवियर है, सिस्टम का क्या रिएक्शन रहता है। यानी हमको जो मेन काम करना है वो सिस्टम को क्रैश करना है, तोड़ना है। ओके, तो यहां पर क्या होता है कि आप केवल कुछ भी, मतलब आपके मन में जो है वो इनपुट दीजिए। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट केस बनाने की जरूरत पड़ती है, उसकी आवश्यकता मंकी टेस्टिंग में नहीं पड़ती। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप या तो कोई प्रोग्राम लिख लीजिए या कोई स्क्रिप्ट लिख लीजिए और इस प्रोसेस को, मंकी टेस्टिंग को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी कि इसको स्वचालित कर सकते हैं, जो बस कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करे और वो सिस्टम को या फिर सॉफ्टवेयर को देता रहे। और खास तौर पे जहां पर हम ऐसे सिस्टम्स की बात करते हैं जहां पर बहुत सारे लोग यूज करने वाले हैं और परफॉर्मेंस ज्यादा बड़ा क्राइटेरिया है, वहां पर ये जो मंकी टेस्टिंग है वो परफॉर्मेंस, स्ट्रेस और लोड, इन टेस्टिंग के लिए काम आती है। तो इसका भी अगर डिवीजन करें तो वैसे तो इसके दो बड़े डिवीजन हम कर सकते हैं मंकी टेस्टिंग के। एक स्मार्ट मंकी है, एक डम्ब मंकी है। स्मार्ट मंकी थोड़ा सा समझदार है, डम्ब मंकी बिल्कुल बेवकूफ है। डम्ब का मतलब ही होता है बेवकूफ, गधा हम जिसे कहते हैं, एक बंदर जो गधा हो। और स्मार्ट मंकी का मतलब होता है थोड़ा सा समझदार हो, और ब्रिलियंट मंकी का मतलब होता है कि एकदम जीनियस हो, बिल्कुल सारी चीजें पता हो। तो इनका क्या मतलब होता है, देखिए यहां पर 3 तरीके की मंकी टेस्टिंग हो सकती है। पहला जो है वो है स्मार्ट मंकी। स्मार्ट मंकी को एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आइडिया होता है। अगर वो वेब टेस्टिंग कर रहा है वेब पेज की, तो एक पेज किस पेज पे ले जाने वाला है उसको थोड़ा बहुत आइडिया है कि नेविगेशन कहां से कहां हो रहा है। ओके, उनको थोड़ा सा पता होता है कि जो वो इनपुट इसमें दे रहे हैं वो वैलिड है या इनवैलिड है। ये स्मार्ट मंकीज को पता है। अगर कोई उनको एरर निकल के आती है, किसी इनपुट पे कोई एरर निकल के आती है, तो वो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो बग या प्रॉब्लम्स को पता कर सके। ओके, मतलब उनको ये पता है कि मेन्यूज कहां है, बटन्स कहां है, ये सब स्मार्ट मंकी को आइडिया है। जो डम मंकी है उनको कोई भी आइडिया नहीं है, उनको कोई पता नहीं कि इस पेज के बाद दूसरे पेज पे आप कहां जा रहे हैं। इनका काम यही होता है कि बस रैंडम इनपुट दो। उनको यह भी नहीं पता होता एप्लीकेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां जाके ये एंड हो रहा है। इनको कुछ भी आइडिया नहीं, उनको कुछ आइडिया नहीं है। बस ये है कि फिर भी ऐसे जो डम मंकीज होते हैं उनका ऐसे इसे टेस्टिंग हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इस तरीके के कई लोग इस सिस्टम को यूज करेंगे आगे चल के। तो अगर कोई एनवायरमेंटल फेलियर हो रहा है, कोई हार्डवेयर फेलियर हो रहा है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स ये निकाल पाते हैं क्योंकि इनको ना तो फंक्शनैलिटी के बारे में पता है, ना यूजर इंटरफेस के बारे में पता है। तो अगर ऐसा आदमी चेक करेगा तो वो पहले से बायस नहीं होगा, वो तो बस चेक करेगा उल्टे सीधे नंबर डाल के, जहां जहां मौका उसको मिल रहा है वहां वो चला जाएगा। इस तरीके की एक और टेस्टिंग होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय गोरिल्ला टेस्टिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस? पहले मैं आपको बताऊं कि ये गोरिल्ला शब्द, गोरिल्ला आया कहां से। आपके मोबाइल में गोरिल्ला ग्लास है। क्यों गोरिल्ला ग्लास है भाई? क्योंकि उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। गोरिल्ला को माना जाता है एक स्ट्रॉन्ग जानवर, है ना, दमदार जानवर। अब ये स्ट्रेंथ हम यहां पर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये जो गोरिल्ला टेस्टिंग है वो एक इस प्रकार की टेस्टिंग है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, जिसमें हम मॉड्यूल को चेक करते हैं। मॉड्यूल क्या हो सकता है? कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस हो सकती हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं, प्रोसीजर्स हो सकते हैं, ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो एक मॉड्यूल जो है उसको हम एक बार नहीं, एक बार, दो बार, बार बार, मल्टीपल टाइम्स हम इसको चेक करते हैं। और किससे चेक करते हैं? रैंडम इनपुट डालते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये मॉड्यूल को हमने अच्छी तरीके से, इसके ऑपरेशन को, इसके काम को, इसको पूरी तरीके से अच्छे से चेक कर लिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत जबरदस्त तरीका है, रगेड तरीका है यूनिट टेस्टिंग का। ये कह सकते हैं क्योंकि एक मॉड्यूल लेवल पे टेस्टिंग चल रही है।
इसको हम टॉर्चर टेस्टिंग भी कहते हैं, इसको हम फॉल्ट टॉलरेंस टेस्टिंग भी कहते हैं, इसको हम फ्रस्ट्रेटिंग टेस्टिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो पैटर्न है वो गोरिल्ला टेस्टिंग का पैटर्न। मोस्टली ये जो गोरिल्ला टेस्टिंग होती है वो मैनुअल टेस्टिंग होती है। बार 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 आप एक मॉड्यूल को टेस्ट किए जा रहे हैं। इसमें ये होता है कि टेस्टर और डेवलपर ये साथ काम करते हैं, दोनों मिल के काम करते हैं और तब तक चेक करते हैं जब तक वो बिल्कुल मुतमईन ना हो जाए, जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाए कि हमने इस मॉड्यूल को पूरी तरीके से चेक कर लिया है। डिफरेंशिएट बिटवीन गोरिल्ला टेस्टिंग एंड मंकी टेस्टिंग। यह है मंकी टेस्टिंग, यह है गोरिल्ला टेस्टिंग। देखिए, गोरिल्ला टेस्टिंग का जो मेन एस्पेक्ट है, दोनों ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। तो इसमें क्या होता है, हम एक मॉड्यूल को चेक करते हैं। क्या है? ध्यान रखिएगा, हम मॉड्यूल को चेक करते हैं और इसमें हम डालते हैं रैंडम इनपुट, कुछ भी इनपुट डालते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि मॉड्यूल का जो फंक्शन है, मॉड्यूल का जो काम है, वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फाइनली इसको चेक करने के बाद हम एश्योरेंस अपने में ला सकें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ला सकें कि हमने इस मॉड्यूल को अच्छी तरीके से चेक कर लिया है। जो मंकी टेस्टिंग होती है, इसमें क्या होता है कि हम सिस्टम को क्रैश करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम पूरे सॉफ्टवेयर को, पूरे सिस्टम को रैंडम इनपुट देते हैं, कुछ भी इनपुट देते हैं। इसमें भी हम ये देखते हैं इस रैंडम इनपुट से सिस्टम या सॉफ्टवेयर बिहेव कैसा कर रहा है और ये कोशिश करते हैं जानने की मेन की क्रैश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हम कुछ भी इनपुट दे रहे हैं। इसमें कोई भी टेस्ट केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी दीजिए इसमें आप, है ना। एक और चीज इसमें बताऊंगा कि इसमें हम टेस्ट स्क्रिप्ट बना सकते हैं, क्योंकि हम ऑटोमेट कर देंगे प्रोसेस को कि भाई कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो और सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में जाए और सॉफ्टवेयर चेक हो जाए। गोरिल्ला टेस्टिंग का जो मेन एम है, इसका जो मेन हमारा ध्येय होता है, वो ये होता है कि ये जो मॉड्यूल है ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जबकि मंकी टेस्टिंग का हमारा मेन इसका आइडिया यही है कि सिस्टम क्रैश कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस ये। गोरिल्ला टेस्टिंग ये है क्योंकि एक मॉड्यूल की टेस्टिंग हो रही है बार बार, और इसको कौन कर रहा है? डेवलपर और टेस्टर मिलके। तो ये मैनुअल टेस्टिंग है। मैंने आपसे बताया कि ये जो मंकी टेस्टिंग है, इसको हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं, क्योंकि रैंडम टेस्टिंग है, टेस्ट केसेस की जरूरत नहीं है। ये मैनुअल भी कर सकते हो, ज्यादा बेहतर है इसको ऑटोमेट कर दो। गोरिल्ला टेस्टिंग पूरे सिस्टम या सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये है किसी मॉड्यूल की टेस्टिंग। एक मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है या प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है, तो इसकी बार बार टेस्टिंग आप करते रहेंगे। मंकी टेस्टिंग में यह होता है कि पूरे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहे हैं, यहां केवल मॉड्यूल की टेस्टिंग कर रहे हैं। मॉड्यूल क्या हो सकता है? ग्रुप ऑफ फंक्शन हो सकता है, ग्रुप ऑफ क्लासेस हो सकती है, ग्रुप ऑफ ऑपरेशन हो सकता है। गोरिल्ला टेस्टिंग जो है, इसमें यूनिट टेस्टिंग हम अप्लाई करें। बेसिकली यूनिट टेस्टिंग का ही तरीका हुआ, एक मॉड्यूल को, एक फंक्शन को टेस्ट करना, एक ग्रुप ऑफ फंक्शन को टेस्ट करना, गोरिल्ला टेस्टिंग ये होती है। ओके, ये जो मंकी टेस्टिंग होती है, ये होता है सिस्टम टेस्टिंग। आपने यूनिट टेस्टिंग कर ली, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर ली, उसके बाद जब आप पूरे सिस्टम को, यानी कि एक सॉफ्टवेयर, उसके साथ जितने भी सब सिस्टम जुड़े हुए हैं, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे डेटाबेस है, जो भी हो, उन सबको जोड़ के जो टेस्टिंग के समय हम करते हैं, उसको हम मंकी टेस्टिंग कहते हैं। अच्छा, इसके गोरिल्ला टेस्टिंग के अलग अलग नाम है। टॉर्चर टेस्टिंग, फॉल्ट टॉलरेंस टेस्टिंग, फ्रस्ट्रेटिंग टेस्टिंग, ये सारे गोरिल्ला टेस्टिंग के नाम है। मंकी टेस्टिंग की जहां तक बात है, तो रैंडम टेस्टिंग, फज टेस्टिंग, स्टोकेस्टिक टेस्टिंग, ये सारे के सारे आपके मंकी टेस्टिंग है। तो कोई कहेगा रैंडम टेस्टिंग बताइए, तो आप मंकी टेस्टिंग ही बताएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी एश्योरेंस एक बड़ा सेट है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है। स्टैंडर्ड रूल, नियम, कानून बनाए जाते हैं कि देखिए क्वालिटी ऐसे मेंटेन की जाएगी, ये तरीका होगा। और क्वालिटी कंट्रोल में पूरे प्रोसेस, पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में या प्रोडक्ट के डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक एक जगह पे देखा जाता है कि क्या चीजें सही हो रही है कि नहीं हो रही है, क्वालिटी हर एक पॉइंट पे मेंटेन हो रही कि नहीं हो रही। इसे, क्योंकि ये है गुणवत्ता नियंत्रण, और जब गुणवत्ता नियंत्रण अच्छे से हो जाएगी, तभी हम कह सकते हैं कि हम आश्वासित हैं। तो इसे कहते हैं गुणवत्ता आश्वासन। तो क्वालिटी एश्योरेंस
बेसिकली क्योंकि ये बड़ा सेट है क्वालिटी अश्योरेंस, इसके अंडर में क्वालिटी कंट्रोल आता है और उसके अंडर में टेस्टिंग आती है। तो क्वालिटी एश्योरेंस वो तरीका है अपने आप को और अपने कस्टमर को ये अश्योर कराने का, ये उसको सेटिस्फाई करवाने का, आश्वासन देने का कि हमने क्वालिटी मीट की है, क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट में है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये है कि वो तरीके, वो मेथड जिससे क्वालिटी अचीव हो सके, जिससे गुणवत्ता मिल सके, आ सके। क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है इसका मतलब ये है कि हम किस तरीके से डिफेक्ट्स, प्रॉब्लम्स को दूर करें, अवॉइड करें, ये ना हो। और क्वालिटी कंट्रोल में हम डिफेक्ट्स को निकालते हैं और उनको ठीक करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है, जैसे वेरिफिकेशन की बात करता हूं यहां पर, और क्वालिटी कंट्रोल वैलिडेशन की बात करता हूं। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब यह है कि क्वालिटी को ट्रैक करना ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब यह है कि क्वालिटी को वेरीफाई करना, ये वेरीफाई करना ही वैलिडेशन हो गया है। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब यह है कि कोई एक सॉफ्टवेयर या कोई हार्डवेयर आप खुद नहीं देख रहे, मतलब उसको सॉफ्टवेयर को रन करा के जाके आप ब्लैक बॉक्स या व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग नहीं कर रहे। क्वालिटी कंट्रोल में आप सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, प्रोडक्ट पे जाते हैं, बाकायदा एक एक चीज चेक करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोएक्टिव तरीका है क्योंकि यहां पर हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाते हैं, क्वालिटी प्लान बनाते हैं, और ये मैनेजमेंट एश्योर करता है कि इस तरीके के जो हमने कानून नियम लागू किए हैं वो हर प्रोसेस फॉलो करे। तो वो प्रोसेस ये चीजें फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो क्वालिटी कंट्रोल का काम है। ओके, इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल एक रिएक्टिव मेजर है, रेमेडियल टेक्निक है कि इसीलिए तो इसके अंदर टेस्टिंग आती है कि टेस्टिंग से जो एरर निकल के आएगी उसको ठीक करना है, ये क्वालिटी कंट्रोल देखता है। क्वालिटी एश्योरेंस ये एक तरीके से, क्योंकि आप इसमें प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहां पर आप ये बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में ये देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में जो क्वालिटी है वो सही तरीके से आपने लाई है कि नहीं लाई, इंश्योर की है कि नहीं की है। और क्वालिटी कैसे आएगी? क्वालिटी आएगी डिफेक्ट जब कम से कम हो, प्रॉब्लम्स कम से कम हो, बग्स कम से कम हो। क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में चलती रहती है ना। क्वालिटी कंट्रोल वो भी हर एक स्टेट में चलता रहता है क्योंकि वो इसी का पार्ट है। क्वालिटी एश्योरेंस चलेगा तो क्वालिटी कंट्रोल इसके अंदर में ही आती है, वो चलेगी। लेकिन खास तौर पे इसका जो ध्यान रहता है वो टेस्टिंग के समय होता है। टेस्टिंग कोई भी टेस्टिंग कर सकते हैं, वर्क प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर सकते हैं, डिजाइन की टेस्टिंग कर सकते हैं आप। तो क्वालिटी एश्योरेंस जो होते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम कुछ स्टैंडर्ड बनाते हैं कि भाई जो प्रोसेसेस हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो जो प्रोसेसेस हैं वो इस तरीके से बनाए जाए, इस तरीके से किए जाए कि क्वालिटी मेंटेन रहे, ताकि जो क्लाइंट है, स्टेक होल्डर है, आपके यूजर है, उनकी एक्सपेक्टेशन में हम खरा उतरे। जबकि क्वालिटी कंट्रोल में हम ये देखते हैं कि जो ये स्टैंडर्ड बनाए गए हैं वो फॉलो किए जाए, उनका इंप्लीमेंटेशन क्वालिटी कंट्रोल का काम है। तो क्वालिटी कंट्रोल होने से पहले क्वालिटी एश्योरेंस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्टैंडर्ड वगैरह आप क्वालिटी प्लान बनाना पड़ेगा। और क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये है, एक बार क्वालिटी एश्योरेंस के स्टैंडर्ड वगैरह बन गए तो उसको लागू करने का काम क्वालिटी कंट्रोल का है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट डेटा ड्रिवन टेस्टिंग? अब डेटा ड्रिवन टेस्टिंग में क्या होता है, ये इस तरीके की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है जिसमें हम डेटा को रखते हैं एक टेबल में। किसमें रखते हैं? टेबल में। टेबल क्या होता है? रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन। ये आपके रोज हो गई, ये आपके कॉलम्स हो गए, या इसको हम टेबल कह सकते हैं या हम स्प्रेडशीट कह सकते हैं। अब टेस्टर क्या करेगा? टेस्टर इस अपनी टेस्टिंग में, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग में, वो हो सकता है कि एक टेस्ट स्क्रिप्ट लिख दे और इस टेबल को एज ए इनपुट डाल दे, और ये भी चाहे कि भाई जैसे यहां पर मान लीजिए एक इनपुट डेटा है, चलिए 2 है, इसका रिजल्ट कुछ भी आ रहा है, जैसे 6 आ रहा है, तो वो चाहेगा कि भाई मैं हर इसके लिए ऐसा ही है, वो चाह रहा है कि 2 इसमें है और मुझे रिजल्ट इसी में आ जाए। तो इससे बहुत सारी टाइम और ये सब चीजें बचता है ना, क्योंकि रिजल्ट भी इसी में आता है। इसको हम एक तरीके से पैरामीटराइज्ड टेस्टिंग या टेबल ड्रिवन टेस्टिंग भी कहते हैं। पैरामीटराइज्ड टेस्टिंग या टेबल ड्रिवन टेस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि होता यह है कि जो टेस्टर्स होते हैं, जो टेस्टिंग कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारा डेटा सेट होता है एक ही टेस्ट के लिए। तो डेटा ड्रिवन टेस्टिंग यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप अलग अलग टेस्ट बनाएं
हर एक डेटा सेट के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाएगा इसमें। तो डेटा ड्रिवन टेस्टिंग आपको फायदा करती है क्योंकि आप जो डेटा है वो टेबल में रख रहे हैं और ये टेस्ट स्क्रिप्ट से अलग है। टेस्ट स्क्रिप्ट और टेबल दोनों अलग अलग है। इसको एज ए इनपुट दे सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसी टेस्ट स्क्रिप्ट को बार बार रन करा सकते हैं अलग अलग डेटा के साथ, जिससे क्या होगा, रिजल्ट अच्छा आता है, बेहतरीन आता है। ये मैं आपको अभी इस तरीके से बताऊं। देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां पर बता रहे हैं कि कैसे डेटा ड्रिवन टेस्टिंग होती है। टेस्ट डेटा जो होता है वो डेटा फाइल से लिया जा रहा है, यानी ये डेटा फाइल है। मान लीजिए यहां पर आपकी टेबल है और यहां पर इनपुट आपके ये डेटाज है और ये जो वैल्यूज है वो स्क्रिप्ट लेगा और इसको टेस्ट में डालेगा। इस स्क्रिप्ट रन करेगा और इनपुट यहां से लेगा। ठीक है जी। और उसके बाद क्या होगा कि जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं एक्चुअल आउटपुट, और जो डेटा फाइल में जो होगा कि भाई मुझे ना जैसे एक बक्सा दिखा रहा हूं आपको। ये एक बक्से में आपकी जैसे इनपुट वैल्यू है 2, आप चाह रहे थे आना था 2, आ रहा है 4। तो एक ही जगह आपको पता चल जाएगा कि क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है, क्या एक्चुअल एक्सपेक्टेड आउटपुट है, क्या एक्चुअल आउटपुट आ रहा है, हम क्या चाह रहे थे और क्या मिला है। तो ये फायदा करता है डेटा ड्रिवन टेस्टिंग फ्रेमवर्क। हाउ वुड यू इंश्योर दैट योर टेस्टिंग इज थॉरो एंड कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए टेस्टिंग तभी पूरी हो पाएगी, वैसे तो टेस्टिंग कभी पूरी नहीं होती है, बस ये होता है कि आप अपना जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम है वो अपना टेस्टिंग का भार यूजर के कंधे पे डाल देती है जब उसको सॉफ्टवेयर दे देती है, ऐसे कहा जाता है। या फिर कॉस्ट या बजट या टाइम खत्म हो जाए तब टेस्टिंग खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी तरीके हैं जिससे हम कह सकते हैं कि टेस्टिंग हमने कंप्लीट कर ली और बहुत पूरा गुड कवरेज किया है और कॉम्प्रिहेंसिव की है। इसके लिए दो चीजें हैं। यहां पर आप देखिए ये है RTM। क्या है? RTM। ये है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स और ये है आपका टेस्ट कवरेज मैट्रिक्स। ये दोनों आपको मदद करती है कि आपने सारे टेस्ट कर लिए हैं कि नहीं कर लिए। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स किस तरीके से मदद कर रही है कि क्योंकि आपका बेसिक तो SRS है जहां पर आपने रिक्वायरमेंट लिखी है, हर एक रिक्वायरमेंट हर एक जरूरत के लिए कौन कौन से टेस्ट केसेस है वो आपको पता चल जाएगी। ये ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है, ये टेस्ट केस इसके लिए है, ये टेस्ट केस इसके लिए किया गया है, ये हो गया। अब यहां पर आइए आप, ये है कवरेज मैट्रिक्स। ये आपको बताएगा कि जो टेस्ट केसेस हैं ये इन सारी रिक्वायरमेंट के लिए पूरी तरीके से कर लिए गए हैं कि नहीं गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो आप टेस्ट कवरेज मैट्रिक्स आप देख रहे हैं कि एक रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे मान लीजिए एक रिक्वायरमेंट के लिए आपने ये 3 टेस्ट किए, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। इस रिक्वायरमेंट के लिए क्या पूरी तरीके से टेस्टिंग कर ली गई है वो आता है इस टेबल में। किस टेबल में? टेस्ट कवरेज मैट्रिक्स में। ठीक है, ऐसे करके। तो यही जो चीज मैं बता रहा हूं इसी से हम कंफर्म कर सकते हैं, इसी से हम पता लगा सकते हैं हमने पूरी तरीके से थॉरोली टेस्टिंग कर ली। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट रिग्रेशन टेस्टिंग? विच टेस्ट केसेस शुड बी सिलेक्टेड फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग? देखिए रिग्रेशन टेस्टिंग का सीधा मतलब है चेंज से। किससे है? चेंज। जब भी चेंज होंगे, जब भी कोई परिवर्तन होगा, आपको रिग्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ेगी। इसलिए इसको सबसे एक्सपेंसिव टेस्टिंग मानते हैं क्योंकि ये बार बार होती रहती है। केवल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के समय नहीं, जब आपने डिलीवर नहीं किया, मेंटेनेंस के समय जो कि 67% आपका एफर्ट लेता है, उसमें सबसे ज्यादा जो टेस्टिंग होती है वो रिग्रेशन टेस्टिंग होती है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग उस तरीके की टेस्टिंग है जिसमें अगर आपने कोई प्रोग्राम कोड या फिर इंस्ट्रक्शन या फिर मॉड्यूल में चेंज किया है तो आपको ये देखना होता है कि इसके कारण कहीं और इफेक्ट तो नहीं हो गया, राइट? तो होता यह है कि आपके पास पूरा एक टेस्ट स्वीट है। आप इस टेस्ट स्वीट मान लीजिए आपके पास ये 100 टेस्ट है, टेस्ट केसेस है, पूरे के पूरे टेस्ट कर लीजिए, ये आप कर सकते हैं। या फिर प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि मैं ये 10 प्रायोरिटी वाले उनको चेक करूंगा। या आप क्या करेंगे कि इन 100 में से 20 उठा लीजिए जो आप हमेशा रिग्रेशन टेस्टिंग में लाएंगे। इसको रिग्रेशन टेस्ट स्वीट कहते हैं। तो पार्शियली कर सकते हैं, पूरी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमको बेसिकली देखना है कि इसके कारण कहीं और एरर तो नहीं आ गया। यानी कोड मॉडिफिकेशन के कारण, परिवर्तन के कारण
हम ना चाह के भी ऐसा तो नहीं कि कई सारे एरर और लेके आ गए उसी फंक्शनैलिटी में। बेसिकली रिग्रेशन टेस्टिंग क्योंकि क्वालिटी और फंक्शनैलिटी ये मेंटेन रखती है, इसलिए बार बार इसको किया जाता है। इंडस्ट्री डेटा के हिसाब से जब भी आखिर में कस्टमर जब आता है और बताता है ये कर दो वो कर दो, तो हम बग फिक्सिंग करते हैं, पैच वर्क करते हैं। जब हम पैच वर्क करते हैं तो हम ये मानते हैं कि इसको तो ठीक कर दिया, लेकिन पता चला कि इसको ठीक करने का कारण कहीं और तो नहीं एरर आ गया। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि टेस्ट केस से चीजें उठाते हैं और टेस्ट केस के एक स्वीट से चीजें उठा के दोबारा टेस्टिंग करते हैं। तो अगर आप रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो ध्यान रखिएगा उस तरीके के रिग्रेशन टेस्ट आपको करने पड़ेंगे जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम निकल के आए, ज्यादा से ज्यादा आप कवरेज कर सके, ज्यादा से ज्यादा आपके जो फंडामेंटल फीचर है वो आप चेक कर सके। और ध्यान रखिएगा जहां आपने यूजर जहां पर चीजें चेंज की है वो और उससे इंटर रिलेटेड सारे मॉड्यूल्स आपको चेक करने पड़ेंगे। ओके, और बाकी और चीजें हैं इसमें, लेकिन मेन इसका मुद्दा यही है। What do you understand about severity and priority of a defect in the context of quality assurance? Differentiate between them. अब आप देखिए कि आपका एक बग निकल के आया या प्रॉब्लम निकल के आया, इसको हम डिफेक्ट कह सकते हैं। अब ये डिफेक्ट कितना गंभीर है उसको सिविरिटी कहते हैं। प्रायोरिटी यानी कि इसको अभी ठीक करना है या नहीं करना है, प्रायोरिटी लेवल पे किस जगह पे है, उसे हम प्रायोरिटी कहते हैं। तो डिफेक्ट मतलब गलती, प्रॉब्लम, दिक्कत, ये आपको समझ में आ रही है, लेकिन इसकी सिविरिटी और प्रायोरिटी का तात्पर्य ये है, देखिए सिविरिटी का मतलब ये है होता है ऐसा डिफेक्ट, ऐसा बग, ऐसा फ्लॉ, या ये कहे द सिविरिटी ऑफ फ्लॉ इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच इट कैन अफेक्ट द सॉफ्टवेयर। यानी उस डिफेक्ट या बग या जो प्रॉब्लम है वो आपके सॉफ्टवेयर को कितनी ज्यादा लेवल पे, डिग्री में इफेक्ट करती है। जैसे आपने कहा कि एक डिफेक्ट है, इसको मैं 100 कहता हूं, एक डिफेक्ट को एक नंबर देता हूं, तो ये 40% इफेक्ट कर रहा है, तो इसकी थोड़ी सिविरिटी कैसी है। और इसी के आगे मैं कहूंगा कि एक बग है जो 80%, 100 में से तो 100 नंबर इसको दिया तो 80 इसकी वेट है जो इसको इफेक्ट करेगा। तो सिविरिटी ऑफ फ्लॉ ये डिग्री है जिससे जितना ये इफेक्ट कर सकता है सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली ये नंबर है, ये एक मीट्रिक है जो आपको बताता है कि कितना सीरियस ये डिफेक्ट है या कितना नॉन सीरियस, कितना कम सीरियस है, और किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को इफेक्ट करेगा, गंभीरता से या ओके टाइप्स। प्रायोरिटी का मतलब ये होता है, प्रायोरिटी एक ऐसा पैरामीटर है जो ये बताता है कि भाई हमारे पास 10 डिफेक्ट निकल के आ गए, 10 डिफेक्ट में पहले नंबर पे इसको ठीक करेंगे, दूसरे नंबर पे इसको ठीक करेंगे, ऐसे करते 10 नंबर पे पहुंचेंगे। तो ये इसकी प्रायोरिटी है, सबसे पहले इसी को ठीक करना है। और इसको क्यों ठीक करना है, हो सकता है इसकी सिविरिटी ज्यादा हो, इसीलिए। तो सिविरिटी ये कैसे हम करते हैं, या इसका ये एक मीट्रिक है, ध्यान रखिएगा। सिविरिटी किसी भी डिफेक्ट की, किसी भी बग की, किसी भी प्रॉब्लम की, ये उसका माप है, मेजर है कि कितना ज्यादा वो गंभीर है, कितना ज्यादा फंक्शनैलिटी को वो इफेक्ट करता है। प्रायोरिटी का मतलब ये है वो क्राइटेरिया जो हमने पहले डिसाइड किया था, उसके हिसाब से किसको हमको पहले करना है, किसको बाद में ठीक करना है। सिविरिटी जो होती है वो पूरी तरीके से क्वालिटी से रिलेटेड होती है। अगर सिविरिटी ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि अगर उसको ठीक नहीं किया जाएगा तो क्वालिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, लेकिन सिविरिटी अगर कम है तो उसको अगर छोड़ भी दे तो क्वालिटी को उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगी। प्रायोरिटी का मतलब ये होता है ये पूरी तरीके से टाइम टेबल से चलता है ना, कि भाई हमने टाइम टेबल बना दिया, पहले इसको ठीक करेंगे फिर बाद में इसको ठीक करेंगे। लेकिन इसमें भी जो पहला आपने किया है वो इसी तरीके से तो डिसाइड किया गया होगा कि ये क्वालिटी को ज्यादा इफेक्ट करता है ना। सिविरिटी का मतलब ये है कि भाई ये कौन पता लगाएगा, टेस्टिंग इंजीनियर पता लगाएगा, और जो प्रायोरिटी है वो डिफाइन कौन करता है, सॉफ्टवेयर टीम का मेंबर कर लेता है, प्रोडक्ट मैनेजर कर लेते हैं, देखो यार ये ज्यादा जरूरी है, इसको पहले करो, इस प्रोडक्ट मैनेजर कर रहा है। लेकिन सिविरिटी का माप या उसका आंकलन टेस्टिंग इंजीनियर ही कर सकता है, या जो टेस्टिंग कर रहा है। सिविरिटी का मतलब जो किसी भी गलती, किसी भी डिफेक्ट, उसका मतलब यह है कि फंक्शनैलिटी पे, सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी पे कितना इफेक्ट आ रहा है। और ये इसका मतलब यह है, प्रायोरिटी का मतलब कितने जल्दी किसने किस वाले फॉल्ट को कितना जल्दी फिक्स करना है ना। यहां पर यह है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इट हैज ऑब्जेक्टिव वर्थ,
अब इसका मतलब समझाता हूं। प्रायोरिटी का मतलब है इट्स वर्थ इज अ मैटर ऑफ ओपिनियन। इसका मतलब यह है कि भाई अगर सिवियरिटी ज्यादा है तो सीधी सी बात है कि सबका ध्यान यहां पर आना ही चाहिए। सबका ध्यान ये होना चाहिए कि इसको पहले ठीक किया जाए, और यहां ओपिनियन पे है, हमारे हिसाब से ये पहले कर लो, ये बाद में कर लो, क्योंकि यूजर को ये ज्यादा जरूरी लग रहा है। सिवियरिटी ऐसी हो सकती है कि भाई जो बग इस फंक्शनैलिटी में आई ना हो सकता है ये आपके परफॉर्मेंस इश्यू हो सकता है ये आपका कॉन्फ़िगरेशन का इश्यू हो सकता है, ये आपका एनवायरनमेंट चेंज का इश्यू, वो भी सिवियरिटी में आ सकता है। तो सिवियरिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर एक बग एक क्वालिटी स्टैंडर्ड में आता है कि इसको उस समय पे ठीक करना है, या ये डिफेक्ट अगर आएगा तो हमको किस लेवल पे ले जाना है, उसकी सिवियरिटी हमेशा उतनी रहेगी, वो कम नहीं हो जाएगी। अगर आप एक हवाई जहाज के लिए बना रहे हैं प्रोडक्ट, आपको पता है कि जो एक सी के कोड के कारण एक पूरा हवाई जहाज गिर गया था और हजारों लोग मर गए थे, मतलब 2-3 फ्लाइट गिरी थी, तो वो केवल एक छोटे से बग के कारण था। और खास तौर पे अगर आप बोइंग 350 शायद थे, उनके बारे में बात करेंगे तो एक नोज डाउन हो जाता था। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर था जो बस नोज अप करने के लिए बनाया गया था, तो उस वहां पर सिवियरिटी आ जाती है। प्रायोरिटी का चेंज होता रहता है। हो सकता है प्रायोरिटी इसकी 1 2 3 हमने की है, इसको हम अगली बार यहां कर दें, जैसे अरे नहीं पहले ये कर लो यार, अरे पहले वो कर लो यार, ऐसा। तो सिवियरिटी किस किस में आती है, जैसे क्रिटिकल है, मेजर, मॉडरेट, माइनर, कॉस्मेटिक, ये 5 लेवल की आपकी सिवियरिटी होती है। प्रायोरिटी का मतलब ये होता है लो, मीडियम और हाई, ऐसा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग? डिफरेंशिएट बिटवीन देम। अब आप देखिए कि यहां पर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपको इंटरनल इसके जानकारी की जरूरत नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर की। व्हाइट बॉक्स में आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप चेक कर पाएंगे। कोड कैसे लिखा है, कितने इसमें लॉजिकल लूप है, कितने इसमें लॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, कितने कंडीशनल ब्रांचेस हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इसमें इंप्लीमेंटेशन की जरूरत या इंप्लीमेंटेशन नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आपको इंप्लीमेंटेशन नॉलेज, मतलब जो अंदर इंप्लीमेंट कैसे किया गया है, उसकी जरूरत होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में इसके और भी नाम है। हम इसको कहते हैं क्लोज बॉक्स टेस्टिंग, इसको कहते हैं हम डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, और सबसे जो चलता हुआ नाम है, यानी कि लोग बहुत बात करते हैं इसमें, उसे कहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। जो व्हाइट बॉक्स है उसके नाम है क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग और कोड बेस्ड टेस्टिंग। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, इसको करता कौन है? इसको सॉफ्टवेयर टेस्टर कर सकते हैं जो टेस्टिंग कर रहे हैं, या इसको एंड यूजर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि अंदर की नॉलेज की जरूरत तो है नहीं, तो आप एंड यूजर भी कर सकते हैं इसको, खासतौर पे जो अल्फा बीटा टेस्टिंग वगैरह होती है। और व्हाइट बॉक्स में इसको सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर ही कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो कोड लिखा है ना, उसकी जानकारी होनी चाहिए इसमें, राइट। अब प्रोग्रामिंग नॉलेज, जैसे मैंने कहा कि इसमें तो जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत है। तो कौन कौन सी टेस्टिंग आती है जो इनके दायरे में आती है? अब आप देखिए, जब आप कोड एक लिख रहे होते हैं, जैसे आपने एक फंक्शन लिखा, उस फंक्शन को आपने लिखा तो आप उसको टेस्ट करेंगे, और इसी फंक्शन के कॉम्बिनेशन को, या फिर आप क्लासेस के कॉम्बिनेशन को, या ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन को ही हम एक यूनिट कहते हैं या मॉड्यूल कहते हैं, और मॉड्यूल की टेस्टिंग को ही हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं, है ना। तो यहां पर यूनिट टेस्टिंग आ जाती है। अब मॉड्यूल को मिला दीजिए, एक मॉड्यूल ये हो गया, ये मॉड्यूल 2 हो गया, इसको मिला दीजिए तो आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। यहां पर भी आपको इनके बारे में इंटरफेसिंग वगैरह पता होनी चाहिए। तो जो आपकी इस लेवल पे टेस्टिंग होती है वो क्या होगी? मॉड्यूल टेस्टिंग। ये आपकी क्या हो गई? ये आपका हो गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया। इसी तरीके से व्हाइट बॉक्स में आप और भी टेस्टिंग करते हैं, जिसे हम पाथ टेस्टिंग कहते हैं, लूप टेस्टिंग कहते हैं, कंडीशनल टेस्टिंग कहते हैं। ये सब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आ जाएगा। तो लो लेवल की जो टेस्टिंग होती है, यानी कि जिसका एब्स्ट्रैक्शन लेवल बहुत ही डीप है, एकदम कोड लेवल पे जाके छोटे छोटे कोड, फिर उसको बढ़ाया। अब अगर आपको केवल फंक्शन चेक करने हैं कि भाई मैंने अगर 2 और 3 डाला, तो अगर इसमें एडिशन का कोई फंक्शन दिख रहा है मुझे कि भाई एडिशन का एक मेन्यू बटन है, तो 2 + 3 मुझे 5 मिलना चाहिए, तो इसे हम कहेंगे फंक्शनल टेस्टिंग, है ना। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी इसी में आता है कि आप परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हैं। और रिग्रेशन टेस्टिंग, कोई चेंज किया तो उससे क्या परिवर्तन हो गए, तो रिग्रेशन टेस्टिंग। ये सब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आ जाता है।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट बग डिफेक्ट ट्रियाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस? देखिए, बग या डिफेक्ट प्रॉब्लम है ना, इसमें आप डिफेक्ट ट्रियाज में पहले आप डिफेक्ट जब आता है उसको रिव्यू करते हैं, उसकी विवेचना करते हैं, उसका आंकलन करते हैं, उसको विवेचना करते हैं, उसकी समीक्षा कह सकते हैं। फिर उसके बाद उसका आंकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, मतलब मूल्यांकन करते हैं। फिर इस डिफेक्ट को असाइन करते हैं। तो डिफेक्ट ट्रियाज जो है ये एक तरीका है जिससे जो बग या प्रॉब्लम्स निकल के आई है, इसकी क्या सिवियरिटी है, कितनी गंभीरता है, ये कितने बार आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना बड़ा रिस्क ये हो सकता है, कितना छोटा रिस्क हो सकता है, ऐसे तमाम तरीके के जो आयाम है या फैक्टर्स है उसके हिसाब से इसकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो जो ट्रियाज है ये कहां से आया? ये ट्रियाज जो है वो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या क्वालिटी एश्योरेंस में यूज करते हैं ताकि हम इन फॉल्ट्स, बग कह लें या फॉल्ट्स कह लें, इनकी सिवियरिटी या इनकी जो इंपॉर्टेंस है, वो नया फॉल्ट जो है उसको बता सके, उसको किसी तरीके से हम प्रेजेंट कर सके। तो जो बग ट्रियाज है ये बेसिकली, जैसे मैंने आपको यही बताया कि पहले आप रिव्यू करेंगे, इसका प्रायोरिटाइज करेंगे और फिर असाइनमेंट करेंगे इस डिफेक्ट के सॉल्यूशन के लिए। तो टीम पहले कंफर्म करेगी कि इसकी सिवियरिटी क्या है, उसके हिसाब से थोड़े चेंजेस किए जाएंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि डिफेक्ट का रेजोल्यूशन कैसा होगा और इसके हिसाब से हम यहां पर असाइनमेंट, मतलब रिसोर्सेज का असाइनमेंट करेंगे। अगर ज्यादा सीवियर होगा तो फटाफट हम ज्यादा असाइनमेंट कर देंगे, अगर हो सकता है सिवियरिटी कम हो तो शायद हम ना भी करें। ज्यादातर ये जो है एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसमें ज्यादा ये यूज होता है, क्योंकि जब हम डिफरेंट ट्रियाज की जो मीटिंग कर रहे हैं यहां पे, ये जो होता है ये पूरी तरीके से सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि अब हम कहां पर हैं, किस बग को हम छोड़ सकते हैं, किस बग के लिए हमको वाकई में उसे दूर करना पड़ेगा। तो कुछ की एलिमेंट्स आपके बता देता हूं इसके। जो आपके डिफेक्ट ट्रियाज की जो मीटिंग होती है ये प्रोजेक्ट शेड्यूल के हिसाब से होता है। कितने फ्लॉज आ गए सिस्टम में, ज्यादा आ गए तो फटाफट हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी उसकी। और जो टीम मेंबर्स हैं, कितने लोग अवेलेबल हैं, हो सकता है कि जिसने डिफेक्ट निकाला या जो डिफेक्ट ठीक करने वाला है वो मेंबर अवेलेबल ना हो, उस हिसाब से मीटिंग शेड्यूल हो सकती है। और पूरे प्रोजेक्ट का क्या शेड्यूल है, क्या उसका स्टेट है, क्या वो एंड पे है या बिल्कुल शुरुआती दौर में है। What do you understand about stubs and driver? Differentiate between them. इसको मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको बता देता हूं। देखिए, अब आप समझ लीजिए, ये एग्जांपल लेके समझाते हैं। पहले क्या है कि मान लीजिए ये 3 मॉड्यूल आपस में रिलेटेड है, ये इसको कॉल करता है, ये इसको कॉल करता है, ठीक है जी। मान लीजिए आपका ये बन गया और ये जिसको कॉल करता है ये नहीं बना, तो एक यहां पर हम एक डमी प्रोग्राम बना देंगे और ये जो डमी प्रोग्राम बनाया हमने, इसी को हम कहने लगे स्टब। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि ये बन गया लेकिन इसको कॉल करने वाला जो मेन मॉड्यूल है वो नहीं बना, तो इसके लिए भी हम एक डमी प्रोग्राम बना देंगे जो इसको कॉल करे, उसको हम कहते हैं ड्राइवर। इतना ही है, ड्राइवर, स्टब और ड्राइवर का मतलब ही यही है। तो स्टब को आप समझ गए ना। तो स्टब को हम कब क्रिएट करते हैं, जब जो आप मॉड्यूल कॉल कर रहे हैं ना वो नहीं बने अभी किसी तरीके से। तो जब भी हम टॉप डाउन टेस्टिंग में जाते हैं तो आप यहां से ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये हो सकता है कि आपके अवेलेबल ही ना हो। तब जो लोअर लेवल मॉड्यूल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम इनके लिए एक कह लीजिए कोई एक डमी प्रोग्राम बना देते हैं। जैसे इसको हम जरा और थोड़ा सा एग्जांपलीफाई करके बताते हैं। एक लॉगिन है, एक होम है और एक यूजर है। मान लीजिए कि ये जो लॉगिन वाला आपका मॉड्यूल है वो बिल्कुल टेस्टिंग के लिए रेडी है, लेकिन ये जो होम वाला और यूजर वाला, ये दोनों जो मॉड्यूल है, जो लॉगिन इसको इन्वोक करेगा, इसको और इसको, ये दोनों बने ही नहीं है। तो यहां पर एक फेक कोड हम इसके लिए, होम के लिए और यूजर के लिए बना देंगे। इसको हम डमी कोड कहेंगे और बाद में इनको हटा दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब मैं आता हूं आपके ड्राइवर पे।
ड्राइवर का मतलब ये होता है, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये हम टॉप डाउन पे कर रहे थे तो स्टब की जरूरत पड़ी, जब हम बॉटम अप जा रहे हैं तब हमको ड्राइवर की जरूरत पड़ती है सेम काम के लिए। ओके, तो हमारे पास क्या है कि हमने कुछ मॉड्यूल्स बना लिए, लेकिन इसको जो कॉल करता है वो तो बना ही नहीं अभी। हो सकता है कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आ गए। तो अगर हाई लेवल मॉड्यूल मिसिंग है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यह एक डमी कोड या एक्स्ट्रा कोड यहां पर लिख देंगे जो इनको कॉल करेगा बस, और कुछ नहीं करेगा। ओके, जैसे इसी एग्जांपल को अगर हम ले जो अभी हमने लिया, यूजर और होम मॉड्यूल तैयार है लेकिन लॉगिन मॉड्यूल तैयार नहीं है, तो इस लॉगिन मॉड्यूल के लिए हमको एक कोड लिखना पड़ेगा जो इम्यूलेट करेगा कि भाई लॉगिन हो जाए, लेकिन बहुत ही डमी कोड होगा और ये बाद में हटा दिया जाता है। स्टब्स और ड्राइवर में अंतर यह है कि जो स्टब होता है, अब का ये एक मॉड्यूल है और ये मॉड्यूल है, ये दोनों मॉड्यूल इसके द्वारा कॉल होते हैं। ये आपका हाई लेवल मॉड्यूल है, ये आपके सब मॉड्यूल कह सकते हैं आप इसको, सब मॉड्यूल। तो जब आपका सब मॉड्यूल रेडी नहीं है, जब आपके सब मॉड्यूल नहीं है और मेन मॉड्यूल तैयार है, तो हम इसके लिए यहां पर स्टब्स लिखेंगे। ये बहुत सिंपल पीस ऑफ कोड होता है, कुछ नहीं करता, ये केवल एक इसकी फंक्शनैलिटी कुछ नहीं होगी, केवल ये डमी मॉड्यूल हम बना के रख देते। तो आप समझ गए, ये आपके स्टब बनाने पड़ते। एक केस से समझिए कि ये दोनों बन गए हैं, ये नहीं बना है, तो इन दोनों के लिए हमको यहां पर ड्राइवर लिखना पड़ेगा, यही है। तो स्टब जो होता है ये है। तो जब हम टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तब आपको ऊपर का बन गया, नीचे के तैयार नहीं है, लेकिन ये इन दोनों को कॉल कर रहा है, तो आपको इनके लिए एक छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा जो केवल इनपुट आउटपुट करेगा और कुछ नहीं करेगा। जब आप बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये दोनों मॉड्यूल बन गए लेकिन ये नहीं बन पाया है, तो आप यहां पर ये जो मॉड्यूल है इसको मिमिक करने के लिए, इसको केवल दर्शाने के लिए एक छोटा सा कोड लिख देंगे, इसी को हम ड्राइवर कहते हैं। तो स्टब्स को हम ये कह सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल वो दैट आर इन द डेवलपमेंट स्टेज, ये कह सकते हैं कि ये अभी बने ही नहीं है, अभी बन रहे हैं लेकिन अभी इसकी जरूरत पड़ गई, इसको इन दोनों की जरूरत है लेकिन बने नहीं है, तो उसके लिए स्टब्स बनाएंगे। और ड्राइवर्स का आप क्या कह सकते हैं, ये आपका बेसिकली जब आप ये दोनों किसी के द्वारा कॉल होने वाले हैं, आपने ये कंपोनेंट के रूप में बना दिए हैं लेकिन ये नहीं बना, तो जो ये कंपोनेंट के रूप में बना दिया है, तो ये कॉली जो होगा उसको आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम भी है बकायदा, ये जो स्टब्स हैं ये इनको कॉल्ड प्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल मॉड्यूल इसको कॉल कर रहा है, और ये जो होता है ये इनको कॉल कर रहा है, इसलिए इसको कॉली प्रोग्राम्स भी कहते हैं। कॉली, ये आपका कॉलिंग प्रोग्राम हो जाएगा, ये आपके कॉल्ड प्रोग्राम्स हो जाएंगे। तो अगर फंक्शनैलिटी या फीचर चेक करने हैं आपको किसी मॉड्यूल के, इसके फंक्शनैलिटी फीचर चेक करने हैं, तो आपको यहां पर स्टब्स बनाने पड़ेंगे, स्टब 1 स्टब 2। यदि अगर आपका कोर मॉड्यूल तैयार नहीं हुआ है, तब आप क्या करेंगे, ड्राइवर यूज करेंगे। तो बेसिकली ये सारा का सारा जो मैंने अभी बताया है, इसका अंतर यही है कि जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे की चीज तैयार नहीं है तो आप स्टब लिख देंगे, ऊपर की चीज तैयार नहीं है तो आप क्या लिख देंगे, ड्राइवर रख देंगे। व्हाट इज द रूल ऑफ अ टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। देखिए, इसका एक सिंपल रूल है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का। मान लीजिए कि आपने कोड लिखा, कोड के बाद हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जैसे मान लीजिए साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाली, ये हमको अपर बाउंड देता है कितने टेस्ट केसेस बनने हैं, उसी टेस्ट केस के अपर बाउंड के हिसाब से हम टेस्ट केसेस लिखते हैं, ताकि सारी ये जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं उस तरीके सारे ब्रांचेस या सारे जो पाथ है वो एक बार हम चेक कर लें। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता। हम कोड को लिखे बगैर ही इसके पहले ही हम टेस्ट केसेस लिख देते हैं। कोड में जाने से पहले, एक्चुअल कोड जाने से पहले हम टेस्ट लिख देते हैं। यही रूल है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का। और इसमें एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको पता है कि हमारा जो कोड है वो तब पास होगा जब ये टेस्ट इस पे किए जाएंगे, और ये है मान लीजिए यूजर के टेस्ट, या इसे हम एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान कह सकते हैं। तो जब आपको ऑलरेडी पता है कि हमको ये टेस्ट से गुजरना है, तो हम पहले ही टेस्ट केस बना लेते हैं और इन टेस्ट केसेस के हिसाब से कोड लिखते हैं कि भाई ऐसा कोड लिखो, ये मॉड्यूल ऐसा लिखो ताकि ये इससे पास हो सके। इसलिए टेस्ट केस पहले ही लिखे जाते हैं। तो टेस्ट केसेस हम लिखते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, फेल हो जाते हैं तो चेंज करते हैं, और नहीं तो उसको
अगर टेस्ट केस फेल हो गए तो चेंजेस करेंगे उसमें, अदरवाइज ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। ये टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट साइकिल है। व्हाट इज एडहॉक टेस्टिंग? एडहॉक का मतलब होता है आपने किसी को परमानेंट नहीं रखा। आपके अगर मान लीजिए ऑफिस में, इंस्टीट्यूट में कोई एडहॉक टीचर आता है, इसका मतलब यह है कि वो उसको कभी भी निकाला जा सकता है, वो बस आया है। और परमानेंट जो होता है वो हमेशा रहता है। एडहॉक टेस्टिंग कुछ इसी तरीके से समझ लीजिए, ये इनफॉर्मल तरीका है टेस्टिंग का। इसमें कोई फॉर्मल तरीका हम नहीं अपनाते। जैसे फॉर्मल तरीके में क्या है, हम पहले आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, एसआरएस बनाएंगे, फिर उसके बाद बाकायदा डिटेल डिजाइन करेंगे, टेस्ट प्लान लिखेंगे, टेस्ट केसेस लिखेंगे, बहुत सारी चीजें हम इसमें करते हैं। फॉर्मल तरीका जो होता है उसके रिव्यूज होते हैं, इंस्पेक्शन होता है। तो एडहॉक टेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं करते हम, है ना। हम ये तब करते हैं जब हमारी जो फॉर्मल टेस्टिंग है, चाहे ब्लैक बॉक्स हो, व्हाइट बॉक्स हो, परफॉर्मेंस हो, जितने भी तरीके की टेस्टिंग होती है वो सब हमने कर ली। अब हम आते हैं एडहॉक टेस्टिंग पे। हमारा मेन काम होता है कि सॉफ्टवेयर को ब्रेक करना। उल्टे सीधे टेस्ट करेंगे आप और ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम टेस्टर का मेन काम यह है कि इस सॉफ्टवेयर को अब किसी भी तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है। एडहॉक टेस्टिंग ये होती है। एडहॉक टेस्टिंग की जो की बात है वो ये है कि इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, कोई टेस्ट केसेस डिजाइन नहीं होते हैं और न ही कोई टेस्ट केस लिखे जाते, बस कर देते। हाउ इज एडहॉक टेस्टिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग? अब थोड़ा सा यहां पर एक चित्र दिखाता चलूं, फिर मैं आगे आता हूं। आप देखिए, ये एडहॉक टेस्टिंग है, ये इसका जो तरीका है वो कहीं भी हो रहा है। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में आप कुछ थोड़ा सा व्यवस्थित सा दिख रहा है, लेकिन इसके में अभी अंतर आप समझ जाएंगे। देखिए, एडहॉक टेस्टिंग जो होती है इसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, कोई भी टेस्ट केसेस नहीं बनाए जाते। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में हम समझते हैं। इसका मतलब यह है कि हम, जैसे मान लीजिए हमारा ये रास्ता है, अब हम भटक गए, तो हम जब जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, भाई हम नए रास्ते खोज रहे हैं। तो हम जब सॉफ्टवेयर को जानने की कोशिश करते हैं, नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, उस समय जो हम टेस्ट कर करके नॉलेज बढ़ा रहे हैं अपनी, उसको एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कहते हैं। मैंने आपको एडहॉक टेस्टिंग के बारे में बताया कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। तो एडहॉक टेस्टिंग का जो मेन ध्येय है, जो मेन एम है, वो ये है कि हमने सारी टेस्टिंग, जो पुरानी टेस्टिंग, मतलब जितने भी कन्वेंशनल टेस्टिंग के मेथड है, वो सब अप्लाई कर ली। अब टेस्टिंग हो चुकी है, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर परफेक्ट हो, तब हम एडहॉक टेस्टिंग करते हैं। इसमें उल्टे सीधे टेस्ट करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर को ब्रेक किया जा सके किसी तरीके से। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का सीधा मतलब है नॉलेज लर्न। हम बस इस टेस्टिंग को इसलिए करते हैं क्योंकि हम इस पूरे सॉफ्टवेयर या कोड के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एडहॉक टेस्टिंग बिल्कुल इनफॉर्मल है, कुछ भी हो रहा है इसमें, कोशिश इसलिए करते हैं। और ये फॉर्मल तरीका है समझने का, नॉलेज गेन करने का, लर्न करने का आपके सॉफ्टवेयर के बारे में। एडहॉक टेस्टिंग, इसमें कोई एक्सपर्ट आदमी नहीं चाहिए। बस उल्टा सीधा कहीं भी आप कोई भी नंबर डालिए, देखिए, इधर कुछ क्लिक करिए, उधर कुछ क्लिक करिए, कुछ भी करते रहिए, हो सकता कोई पॉइंट पे सॉफ्टवेयर ब्रेक कर जाए। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में आपको कोई एक्सपर्ट टेस्टिंग इंजीनियर की जरूरत नहीं है ना। ना इसमें यहां पर ना टेस्टिंग इंजीनियर की जरूरत है, ना यहां पर आपको एक्सपर्ट, दोनों में ही ये है कि इसमें कोई जरूरत तो होती नहीं, आपको बस समझना है। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग मतलब ये, यहां से गए, एक्सप्लोर करते 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 यहां पहुंच गए, अच्छा ठीक है, यहां से जाते हैं तो यहां पहुंचते हैं, ये हमने एक्सप्लोर कर लिया। यहां से गए, इधर पहुंच गए, अच्छा यहां से जाते तो ऐसे, ये लर्न करने का तरीका। व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में अगर पूछा जाए तो दो तरीके की होती है, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। अगर लेवल्स पूछा जाए तो आपकी, देखिए, सबसे पहले आपने जो कोड लिखा, तो अगर पहला दिन है आपके कोड लिखने का, तो आप क्या लिखेंगे? 4 लाइनें लिखेंगे या 10 लाइन लिखेंगे या 40 लाइन लिखेंगे? उनको टेस्ट करने का तरीका क्या है? उनको कहते हैं यूनिट टेस्टिंग, कि भाई सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब पहले दिन आपने इतने कोड लिखे, अगले दिन आपने कुछ और कोड लिख दिया, हो सकता है ये एक मॉड्यूल बन गया, ये एक मॉड्यूल बन गया। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, इसकी इंटरफेसिंग चेक करनी है, डेटा इधर उधर जा रहा है, इस टेस्टिंग को हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। अब आपने पूरे के पूरे मॉड्यूल जोड़ दिए, टेस्ट भी कर लिया,
अब इसको बाहरी मॉड्यूल से या कहें किसी डेटाबेस से चेक करेंगे या किसी सब सिस्टम के साथ जुड़ा है, किसी हार्डवेयर के साथ, इसकी टेस्टिंग को सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। एज अ होल पूरा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है और फाइनली यूजर जो टेस्ट करेगा, अब यहाँ पर यूजर आ गया, वो अपने तरीके से टेस्ट करेगा, जिसको हम अल्फा और बीटा टेस्टिंग वगैरह कहते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान बनता है, उस टेस्टिंग को एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। तो 4 तरीके की टेस्टिंग है, यूनिट या कंपोनेंट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर सिस्टम टेस्टिंग, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सबसे पहली जो टेस्टिंग है यूनिट टेस्टिंग, ये सबसे छोटे लेवल पे होती है, बिल्कुल कोड लेवल पे होती है। यूनिट वो प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो, या मॉड्यूल्स हो सकते हैं जो कुछ इनपुट लेते हैं, कुछ आउटपुट देते हैं, यानी कोई काम करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं। यूनिट टेस्ट जो है नॉर्मली प्रोग्रामर करता है इसको, ताकि उसने जो मॉड्यूल लिखा है उसको वो चेक कर सके कि इसमें कोई बग तो नहीं है, और अगर प्रॉब्लम है तो फटाफट उसे वो ठीक कर देगा। अब जब हमारी यूनिट टेस्टिंग हो चुकी है, उसके बाद हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। हमारे मॉड्यूल बन गए, हो सकता है ये मॉड्यूल आपने बनाया हो, ये मॉड्यूल मैंने बनाया, इन दोनों को हमने जोड़ना है। अब ये जब जुड़ेंगे तो आपस में कोई डेटा पासिंग वगैरह कर रहे होंगे, या ये किसी तरीके से इसको इफेक्ट कर रहा होगा, इसमें कोहेजन कपलिंग वगैरह भी आती है। तो हम इसकी इंटरफेसिंग चेक करने के लिए इंटीग्रेशन चेक करते हैं। बेसिकली क्या है कि हम कम्युनिकेशन चेक करते हैं एक या एक से अधिक मॉड्यूल्स के दरमियान, कि भाई किस तरीके से आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोलैबोरेशन, इंटर रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडेंसी। अब आपका पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम तैयार हो गया है, एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाएंगे। अब इसमें टेस्ट करेंगे, और खास तौर पे जो SRS डॉक्यूमेंट है उसमें जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम अपने सॉफ्टवेयर कोड को या सॉफ्टवेयर को एक एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक करेंगे। और उसके बाद ये फाइनल टेस्ट है, इसमें हम फंक्शनल टेस्टिंग भी करते हैं, इसमें हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी करते हैं। और उसके बाद फाइनल आता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये यूजर या कस्टमर करता है। अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ ही हो रहा है, मतलब ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है और आपके यहाँ ही हो रहा है, डेवलपर मौजूद है, तो इसको हम अल्फा टेस्टिंग कहेंगे। अगर आप यूजर नहीं, इसको थोड़ा सा इस तरह समझिए, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग ये यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। अल्फा टेस्टिंग मतलब ये हुआ कि आप यहां से गए डेवलपर के ऑफिस में, अब ये पूरा कंट्रोल एनवायरनमेंट है और यहां पर बैठ के आप चेक कर रहे हैं, इसको कहते हैं अल्फा टेस्टिंग। लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर आपके जहां है वो एक्चुअल चल रहा है, वहां चल रहा है और डेवलपर के कंट्रोल में एनवायरनमेंट नहीं है, इसको हम बीटा टेस्टिंग कहते हैं। What do you mean by quality audit in the context of quality assurance? Quality audit, अब देखिए आपकी एक कंपनी है, उसका एक बैलेंस शीट है, आपने कुछ खर्चा किया, कुछ पैसा, कुछ सेल किया, कुछ बाय किया, और भी खर्चे हुए, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये सारा जो अकाउंट लास्ट में आया, जो ये डॉलर्स लिखे हुए हैं, ये सही है कि नहीं है? इसके लिए आप एक ऑडिटर को बुलाते हैं, या इंटरनल ऑडिटिंग टीम होती है, वो चेक करती है कि खरीद फरोख्त सही हुई है कि नहीं हुई है, कुछ किसी ने कोई गलत बिल तो नहीं लगा दिया, जो प्रोसीजर्स हैं वो ठीक से फॉलो हुए कि नहीं हुए हैं। इसी तरीके से क्वालिटी ऑडिट होती है। अब क्वालिटी का मतलब ये है कि एक क्वालिटी एश्योरेंस की टीम होगी, या पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी एश्योरेंस के कुछ स्टैंडर्ड बने होंगे प्रोसेसेस के लिए, कि प्रोसेसेस कैसे फॉलो होंगे ताकि क्वालिटी हम अचीव करें। तो इसके लिए हमारे पास इंटरनल या एक्सटर्नल क्वालिटी ऑडिटर होता है। वो सिस्टमेटिकली चेक करता है कि जो यहां पर कहा गया है उस तरीके से काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये आप ट्राई कह सकते हैं, क्वार्टरली, ट्राई मंथली जिसे हम कहते हैं, या फिर 6 मंथली या 1 ईयर, ये ऑडिट टीम आती है और वो ये देखती है कि ये क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस के सारे स्टैंडर्ड ठीक से फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो वो सामने निकल के आ जाए। तो उसके लिए हम क्वालिटी ऑडिट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, प्लानिंग होती है, उसके बाद उस वाकई में ऑडिट प्लान बनाया जाता है, उसका रियलाइजेशन होता है, फिर ऑडिट की एक रिपोर्ट आती है, और फिर उस रिपोर्ट के हिसाब से हमारा जो मैनेजमेंट है हम लोग मॉनिटर करते हैं, देखते हैं और चीजें उस तरीके से ठीक करते हैं। तो इसको एक और तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा, इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं इसको। बेसिकली क्या है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, उसका जो डिजाइन है और जो प्रोसेसेस आपने फॉलो किए हैं, वो आपके जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपने डिफाइन किए हैं या स्पेसिफिकेशन डिफाइन किए, उस हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है जी। पहले आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को देखेंगे एज अ ऑडिटर,
और उसके बाद सर्विसेज, अगर प्रोडक्ट है या सर्विसेज, उनको एग्जामिनेशन करेंगे, उसी को हम क्वालिटी ऑडिट कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ज्यादातर बाहर का क्वालिटी ऑडिटर करता है तो ज्यादा बेहतर रहता है। चलिए साहब, ये बात हुई क्वालिटी एश्योरेंस की। बहुत शुक्रिया।